जब आप किस स्थान पर रहना है, वास्तु के चयन से लेकर के वास्तुशास्त्र का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने सर्वप्रथम काकणी विचार आदि के द्वारा गांव का चयन कैसा करना चाहिए, अर्थात किस स्थान में मनुष्य को रहना चाहिए, किस गांव में रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन करता है। तत्पश्चात जो भूमि चयनित की गई रहने के लिए, उसके रंग के अनुसार, उसके गंध के अनुसार, उसके स्वाद के अनुसार, उसको सूंघने के अनुसार वह भूमि हमारे निवास योग्य है या नहीं है, यह किस प्रकार के लोगों के लिए निवास करने योग्य अच्छी रहेगी, किस प्रकार के लोगों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वास्तु भूमि में जहाँ पर मकान बनाना है, उस भूमि में किस प्रकार की घास उत्पन्न हो रही है, कांटेदार घास है या अच्छी शुभ घास है, इसका भी विस्तृत से वर्णन वास्तुशास्त्र में मिलता है। तत्पश्चात प्लव अर्थात ढलान का विचार किया जाता है। अगर दक्षिण की ओर ढलान है, पश्चिम की ओर ढलान है, आग्नेय कोण की ओर ढलान है, वायव्य कोण की ओर ढलान है, तो इस प्रकार की भूमि प्रायः निंदित मानी गई है। परंतु पूर्व कोण की ओर, पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण की ओर और उत्तर दिशा की ओर यदि भूमि का ढलान होता है तो वह मनुष्य के निवास के लिए एक अत्यंत ही प्रशस्त मानी गई है। इन सब का विचार करते हुए आचार्यों ने भूमि का परीक्षण करने की कुछ विधियां कही गई हैं, जिनके द्वारा यह ज्ञात होता है कि भूमि का घनत्व कितना अच्छा है, उस मिट्टी की गुणवत्ता किस प्रकार की है, मिट्टी की गुणधर्मिता के अनुसार ही उस पर किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का निर्माण कार्य होना चाहिए। इस प्रकार वास्तु गृह निर्माण के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तत्पश्चात ढलान इत्यादि के अनुसार वित्यादि विचार करते हुए खाद के द्वारा भूमि का घनत्व परीक्षण करने के पश्चात उस भूमि के नीचे कितने शल्य हैं, शल्य का तात्पर्य यहाँ पर होता है हड्डी इत्यादि कुछ अमांगलिक वस्तुएं। कुछ भूमि इस प्रकार की होती है जहाँ पर हड्डियाँ पर्याप्त अत्यधिक मात्रा में मिल जाती हैं। कुछ भूमि इस प्रकार की होती हैं जहाँ पर सर्प इत्यादि के बिल होते हैं या कहीं पर दीमक होती है। भूमि के अंदर कई प्रकार के खोखले करने वाली वस्तुएं हो जाती हैं। ऐसी भूमि के ऊपर यदि हम मकान बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह भूमि में स्थित मकान कुछ दिनों बाद दबने लग जाता है। तो इस प्रकार का न हो, इसके लिए आचार्यों ने शल्योद्धार की एक प्रक्रिया कही है, जिसके अंतर्गत भूमि के नीचे स्थित हड्डी इत्यादि जितनी भी अमांगलिक वस्तुएं हैं उनको निकाल करके वहाँ पर अच्छी मिट्टी भर करके, अच्छे पत्थर इत्यादि भर करके उस भूमि को ठोस करने के पश्चात ही गृह निर्माण की आज्ञा वास्तुशास्त्र देता है। इसके पश्चात जब भूमि का शल्योद्धार भी हो गया है तो जितनी हमारी भूमि है उसमें कितने क्षेत्रफल में हमें मकान बनाना अच्छा रहेगा, इसका विचार भी हमारे वास्तुशास्त्र में मिलता है। इसे पिंड साधन कहा गया है। पिंड का तात्पर्य होता है क्षेत्रफल साधन। इसके अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई का भी निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात आय, व्यय, अंशक, वार, नक्षत्र इत्यादि वस्तुओं का वहाँ पर आनयन किया जाता है। इसके आधार पर ज्ञात होता है कि यह भूमि जितने क्षेत्रफल हम बना रहे हैं वह हमारे लिए शुभ है या नहीं है। इस प्रकार वास्तु निर्माण की योजना हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र प्रदान करता है। तत्पश्चात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वास्तुपद योजना। जिस प्रकार आज भवन निर्माण करने से पूर्व कहाँ पर कौन से कक्ष का निर्माण होगा, कहाँ पर कौन सी वस्तुएं रखी जाएगी, इसके विचार के लिए मानचित्र बनाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन वास्तुशास्त्र में वास्तुपद विन्यास की अभिकल्पना की गई है। इसमें जिस प्रकार का भवन निर्माण है, यदि गृह निर्माण है तो एकाशीति पद वास्तु, यदि मंदिर का निर्माण है तो 64 पद वास्तु, यदि ग्राम नगरादि निर्माण है तो शतपद वास्तु इत्यादि अनेक वास्तुपद विन्यासों को रखा जाता है। इनमें प्रायः 45 देवता की स्थिति निर्धारित रहती है। उसके अनुसार ही वास्तुपद विन्यास में किस जगह पर कौन सा निर्माण कार्य शुभ रहेगा, कौन सा स्थान अशुभ एनर्जी वाला है, इसका भी विचार यहाँ पर किया जाता है। तदनुसार ही वहाँ पर
गृह कक्षादि की व्यवस्था आचार्यों ने कही है। तो इस प्रकार वास्तु विन्यास के द्वारा आचार्यों ने वास्तु निर्माण की योजना प्रस्तुत की है। इसके पश्चात वास्तु में गृह निर्माण सामग्री, किस प्रकार की ईंटें होनी चाहिए, किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार के लोहे इत्यादि वस्तु का प्रयोग होना चाहिए, इन सब के विषय में आचार्यों ने बड़े विस्तार से कहा है। फिर कक्ष विन्यास, किस दिशा में, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा कक्ष अच्छा रहेगा, इसका विचार। फिर द्वार का निर्धारण, किस दिशा में कौन सा द्वार अच्छा रहेगा, द्वार के सामने आने वाली कौन कौन सी वस्तुएं अच्छी नहीं हैं, कौन सी वस्तुएं शुभ हैं। जैसे द्वार के आगे कोई बिजली का पोल आ गया या कोई बहुत बड़ा पेड़ आ गया तो वास्तु की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है, इसको द्वार वेद भी कहते हैं। तो इन सब का विचार करते हुए ही आचार्यों ने इसके पश्चात आंगन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर ढलान अच्छा कहा गया है, और जो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर आंगन की परिकल्पना की है। आंगन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, उसे कच्चा ही रहने दिया जाता है, उसके ऊपर कोई छत भी नहीं बनाई जाती है। इसका एक लाभ हमें यह प्राप्त होता है कि वर्षा के समय जो वर्षा का जल होता है वह आंगन में एकत्रित होता है, और पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर ढलान होने के कारण से उसका जल पूर्व की ओर, उत्तर की ओर या ईशान की ओर इकट्ठा होने लगता है, और उसके द्वारा जो हमारा जल स्रोत है, जिसकी विकल्पना आचार्यों ने पूर्व, ईशान या उत्तर की ओर की है, जो उसके रूप में कुएं इत्यादि के रूप में की है, तो उसके द्वारा हमारा जल स्रोत कभी सूखता नहीं है और हमारा स्वच्छ जल हमें प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग की एक योजना भी आंगन के द्वारा आचार्यों ने प्रस्तुत की है। ऐसे घर के सामने किसका विचार, किसका घर होना चाहिए, किसका घर नहीं होना चाहिए, घर के आगे मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इत्यादि का विचार भी आचार्यों ने बहुत विस्तार से किया है।